हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का। और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। आज हमने करना है एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसका जो हमने शुरू में किया हुआ है, आपने किया था चैप्टर नंबर 4 9th क्लास का। वहां पे आपने ये कहा था कि एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एटम्स आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, एटम्स आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। अब ये एटम तमाम के तमाम बॉन्ड बनाते क्यों हैं? तो उसकी वजह जो हमने की थी, वो तमाम के तमाम जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। किसके लिए? वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए सारा कुछ करते हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स गेट स्टेबिलिटी, कि एटम जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या काम करेंगे? अपने आप को स्टेबल करेंगे। अब स्टेबल करने के दौरान वो करते क्या है? रिलीज एनर्जी। सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझा ना? तो हमने क्या कह दिया? हमने ये कहा कि जब एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के दौरान वो अपनी एनर्जी को कम करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम्स मौजूद हो सकते हैं, जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो होता क्या है। हम एग्जांपल दे देते हैं कि अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता कब है? कि जब हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम होंगे, दो हाइड्रोजन एटम है, वो जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्ड करने के बाद दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद दोनों दरमियान बन जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? उसके दरमियान बन जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते वक्त होता क्या है? जब दो एटम, आप ये देखें जरा, अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम ये वाला है, एक हाइड्रोजन एटम ये वाला है, हम दोनों को जब पास पास लेके आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दो काम होंगे। पहला कौन सा काम होगा? कि एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, आप एक दूसरे के करीब आएंगे, अपने सिस्टम की एनर्जी कम करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे। ये लिखा हुआ है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दो काम हो जाएंगे। नंबर एक आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर दो पे आ जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा क्या? ये इसलिए होती है टू गेट स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे होगा? कि ये काम हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्या हो जाएगा? गेट स्टेबिलिटी, एनर्जी ऑफ द एटम डिक्रीजेस, उसके बाद एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, उसके बाद कौन सा बॉन्ड बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये जो सारे के सारे आपने पॉइंट किए हैं वो सारे के सारा रिजल्ट होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस वजह से हो जाएगा? ये होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसके साथ साथ एक और फोर्स उसी वक्त ऑपरेट करेगी जिसको हम नाम दे देंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन का। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन किस वक्त आती है? ये इस वक्त आती है कि अगर हम ये देख लेते हैं, ये एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। तो जब हम दोनों एटम्स को पास पास लेके आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे और दूसरे के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एटम दूर दूर चले जाएंगे, और जब एटम दूर दूर जाएंगे तो वहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक होगी बात? और याद रखें कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और अगर फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है ये डोमिनेट कर जाती है तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने से क्या होगा? तो इसके लिए आप जरा ये एग्जांपल देखें डायग्राम में, कि ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। होता क्या है कि आप ये देख लें कि ये जो आपने लिया हुआ है वाई एक्सिस, यहाँ पे आप फर्ज कर लोगे पोटेंशियल एनर्जी है, और जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे आप ये फर्ज कर लोगे कि ये डिस्टेंस पड़ा हुआ है। ये क्या है?
डिस्टेंस है बिटवीन एटम्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, कम होगी, उस वक्त अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगी। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएंगी, सिस्टम अपनी एनर्जी कम करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक होगी बात। अब देखें जरा, हमने ये कहा है कि अगर एटम के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा होगी। ठीक होगी बात। आप ये देखें जरा कि ये एनर्जी हमारे पास है सिस्टम की, और ये दो एटम के दरमियान डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जरा आप इसको देखें, जैसे एटम या ये पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एटम जैसे के करीब आ जाएंगे और करीब आएंगे, और करीब आने के बाद जब दो एटम के दरमियान डिस्टेंस रह जाएगा 75.4 पिकोमीटर। 75.4 पिकोमीटर पे दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाएंगे, उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान वो 436 किलोजूल पर मोल एनर्जी अपनी कम करेंगे। तो 75.4 के ऊपर आके दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, उस वक्त अपनी ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इतनी एनर्जी को ये रिलीज कर रहा है। तो चूंकि 75.4 पिकोमीटर जब दो एटम के दरमियान डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के ऊपर दो के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो आप इस डिस्टेंस को क्या नाम दे दोगे, बॉन्ड डिस्टेंस का, या आप इसको नाम दे दोगे बॉन्ड लेंथ का। इतनी जब डिस्टेंस होगा दो एटम दरमियान, तब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और दोनों के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और चूंकि इतनी एनर्जी रिलीज करने के बाद दोनों के दरमियान बॉन्ड बना है, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो हमें फिर इतनी एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक होगी बात। अगर हम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने इतनी एनर्जी एटम से निकाली है ताकि आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकें, तो क्या होगा कि अगर हमने इसके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो अब हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर जाए। तो चूंकि इस बॉन्ड को बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज होती है और इस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हम ये कर देंगे कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा 75.4 पिकोमीटर, और इसके बाद इसकी जो एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी, वो होगी 436 किलोजूल पर मोल। ठीक होगी बात। तो ये जो अभी हमने किया है, अगर हम इसको शॉर्ट करके ये कर देते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, दोनों ने आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो क्या काम करेंगे, एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब दो एटम के दरमियान डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर रह जाएगा, उस वक्त वो अपनी 436 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर चुके होंगे, और ये उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज हो चुकी होगी, इतने डिस्टेंस के ऊपर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्या जाएगा, दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब चूंकि इतने डिस्टेंस के ऊपर दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इसको हम नाम दे देंगे बॉन्ड लेंथ का या बॉन्ड डिस्टेंस का, और इतनी एनर्जी रिलीज करने के बाद बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे बॉन्ड एनर्जी का। तो हमें जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। उसके बाद एक रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती जाएंगी और एटम क्या काम करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाते जाएंगे। और दूसरी जन्म क्या होगा कि अगर हम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करवा देते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने से क्या होगा कि अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाती है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की इंक्रीज कर जाएगी, और एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और एटम अगर एक दूसरे से दूर चले गए, बॉन्ड की एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, एटम एक दूसरे से दूर चले गए, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक होगी बात। तो ये जो आज आपने किया है, आज हमने बस इतना देखा है कि अगर एटम एक दूसरे के पास आएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, तो उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, सिस्टम की एनर्जी भी कम होती जाएगी।
और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करती जाएगी ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो वहाँ पे क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाएगी, एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और कोई बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो आज हमने किया सिस्टम की एनर्जी के बारे में, एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, कल हम इंशाल्लाह आगे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।